नमस्कार, 10 कदम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, सीएम आवास पर अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 11 बजे योगी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। बहुत अहम ये बैठक। सीएम मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों की जानकारी को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी बजट की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने वाला है और उसी के मद्देनजर आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच ये भी खबर आई है कि पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी मंत्रियों को। सीएम आवास पर 11 बजे योगी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। अब से बहुत ही थोड़ी देर के बाद, लगभग आप 1 घंटा मान के चलिए, 1 घंटे के बाद ये बैठक होगी। अहम बैठक। सीएम मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों की जानकारी लेने वाले हैं। पूरी समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्शन में एक बार फिर से योगी आ चुके हैं। योगी लेंगे जानकारी, समीक्षा विभागों की, मंत्रियों के। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरी सहयोगी अनामिका की तरफ, जो कि हमारे साथ लखनऊ से इस समय लाइव मौजूद है। अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण आज की ये बैठक। अब से थोड़ी ही देर के बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस समय क्या हलचल बनी हुई है? देखिए कंचन, इस बात की शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि कोरोना काल में अगर बहुत कुछ सीखने को मिला तो ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे काम, बहुत सारी बड़ी बैठकें, बहुत सारे बड़े फैसले वर्चुअल हो सकते हैं। और जिस तरीके से इसकी शुरुआत पार्लियामेंट में कल की गई, कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने टैबलेट के जरिए बजट पढ़ा और इस बार ये भी ऐलान किया गया कि जो बजट होगा उसकी प्रतियां नहीं छपेंगी, डिजिटली ही सबको पढ़ना होगा या देखना होगा। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम बड़ा ऐलान किया कि इस बार उत्तर प्रदेश जो अपना बजट सत्र शुरू करने जा रहा है या जो बजट पेश करने वाला है, जो इस सरकार का आखिरी बजट भी होगा इस कार्यकाल का, उसको डिजिटली पेश किया जाएगा। यानी कि हर बार जो विभाग के मंत्री प्रतियां छपवाते हैं अपने विभाग की, या जो कामकाज किया जाता है बजट के जरिए कार्यालय में, वो कम से कम इस बार डिजिटली ही किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, मोबाइल फोन पर कंफर्टेबल भी हैं, तो डिजिटली वो बजट को लेकर के बहुत जो टेक्निकल चीजें हैं वो करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में आज मंत्री परिषद की बड़ी बैठक बुलाई गई है 5KD पर, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, जिसमें कैबिनेट भी हैं, स्वतंत्र प्रभार भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, लगभग सभी मंत्री आज 5KD पर मौजूद होंगे और 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन चलेगा, जिसमें एक्सपर्ट्स बताएंगे मंत्रियों को कि वो किस तरीके से टैबलेट के साथ यूज टू हो, टैबलेट के जरिए ही अपने विभाग का कामकाज वो करें, अधिकारियों को निर्देश दें, योजनाएं कहां तक पहुंची है, जिलों में इसका लेखा जोखा रखें। और मंत्री भी अब डिजिटल ही हो, क्योंकि बहुत सारे मंत्री, उनकी उम्र 50 से ऊपर की है। और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर हम ये जरूर देखते हैं कि नौजवानों के हाथों में तो मोबाइल है, लेकिन बुजुर्गों के हाथों में मोबाइल अभी तक नहीं है, और अगर है भी तो वो इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में और बहुत बार अनामिका ऐसा देखा गया है, हाथ में एप्पल लेके चल रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर फोन में हम देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब डिजिटलाइजेशन की बात करें तो देश तो उस राह पर चल चुका है। आज जो ट्रेनिंग होने वाली है मंत्रियों की, उस ट्रेनिंग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और कितने बजे वो ट्रेनिंग शुरू की जाएगी? देखिए कंचन, 1 साल पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी हाथ में टैबलेट लेके चल रहे थे और उसी के जरिए देखते थे कि भाई कोरोना काल में मास्क कहाँ कितने बटे हैं, कितने कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, कितनों का इलाज हुआ है, अधिकारियों को भी निर्देश देते रहे वो टैबलेट के जरिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी एक्सरसाइज 1 साल पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन अब बारी मंत्रियों की भी है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि जो 18 तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है और 19 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश कर सकती है, तो इस बार जो बजट पेश किया जाएगा वो डिजिटली आपको यूपी के वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए ही पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में जो तमाम मंत्री हैं जिनको जानना ये होगा कि उनके विभाग के लिए क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, कितने पैसे का प्रावधान किया गया है, कौन सी योजना को कितने पैसे दिए गए हैं, तो ये सब उनको डिजिटली ही देखना पड़ेगा अपने टैबलेट में। और इसके लिए जरूरी है कि वो यूज टू हो जाए। करीब 11 बजे यहाँ पर ये बैठक शुरू होने वाली है और धीरे धीरे देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से जो इंतजाम हैं वो भी आप देख पा रही होंगे मेरे पीछे, कि करके जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं और धीरे धीरे आप जो मंत्री हैं उनके जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वो तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी। लेकिन हाँ, 11 बजे से ये माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन होगा। हालांकि ये भी बड़ी खबर है इस बीच कि चूंकि सारे मंत्री एक छत के नीचे होंगे, सारे मंत्री एक साथ जुटे हुए होंगे, तो उनके विभाग को लेके भी अब तक बजट को लेके जो मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी कि लेखा जोखा लाइए, क्या काम हुआ है पिछले 1 साल में आपके विभाग। बिल्कुल अनामिका, शुक्रिया आपका अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते बताते हैं आपको, प्रयागराज में पुलिस ने 3 फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इन पर
क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के एजेंट से 5 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा हुआ है। तो गिरफ्तारी का डर दिखाकर वसूले गए हैं ये पैसे। प्रयागराज से खबर, गिरफ्त में ये फर्जी पुलिसकर्मी आ चुके हैं। 3 पुलिसकर्मी जो कि फर्जी हैं, अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हैं और गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों से पैसे वसूलते हैं। 5 लाख रुपए वसूलने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। और मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। सर्वेश, कौन है ये शख्स जो अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे थे? देखिए, क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन पर आरोप है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से इन्होंने 5 लाख रुपए हड़पे थे और उनको डर दिखाया था और कहा था कि वो पुलिसकर्मी हैं। इस मामले की शिकायत इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से की गई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही थी और प्रथम दृष्टया जब उसको लगा कि कोई फर्जी लोग इसमें शामिल हैं तो उन्होंने उनकी धरपकड़ की। प्रवीण श्रीवास्तव, नीतीश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव नाम के 3 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है जो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। पुलिस इनके खिलाफ जांच कर रही है। इनमें एक झूसी कराने वाला है, दूसरा मीरापुर और तीसरा राजरूपपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही, कहीं इन्होंने और ज्यादा लोगों को निशाना तो नहीं बनाया है, क्या इनकी एक्टिविटी रहती थी, कोई इनका आपराधिक इतिहास है। इन तमाम बिंदुओं की जांच अब क्राइम ब्रांच और पुलिस कर रही है और जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिए। तो बहुत ही चालाकी से इन लोगों ने पुलिसकर्मी बनकर लोगों से पैसे वसूले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अगली खबर के लिए, लेकिन वो खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यूपी सरकार के धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इन याचिकाओं में धर्मांतरण कानून को रद्द करने की मांग की गई है और इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। साथ ही धर्मांतरण कानून को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताया गया है। आइए सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे की तरफ। प्रयागराज से लाइव हमारे साथ है सर्वेश। आज क्या होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार धर्मांतरण अध्यादेश लाई थी। इसको 4 अलग अलग याचिकाओं में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये कहा गया कि ये गैर जरूरी है। एक विशेष धर्म के लोगों को इसके जरिए टारगेट किया जा रहा है और यूपी सरकार ने इस मामले में 5 जनवरी को अपनी रिपोर्ट 102 पन्नों की दाखिल कर दी है। उसमें जवाब भी विपक्षियों ने लगा दिया है और आज इस मामले में सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और राज्य सरकार ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सभी याचिकाएं हैं उनको एक साथ सुनवाई के लिए अनुमति दी जाए। लेकिन 25 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी पर जो अर्जियां दाखिल हैं 4 अलग अलग, उन पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था। तो ये माना जा रहा है कि आज जो सुनवाई होगी उसमें जो दलील होगी दोनों पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से, इसके साथ ही साथ जो याचिका करता है उन पर सुनवाई के बाद कोर्ट कोई अंतिम निर्णय पारित कर सकती है। जल्दी से बताइए सुनवाई कितने बजे शुरू होगी? सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन, देखिए सुनवाई का जो समय है वो लंच के पहले करीब 12 बजे हो सकती है। अभी तक इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कर रही थी, लेकिन आज जस्टिस संजय यादव की डिवीजन में अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। अब बढ़ते हुए आगे बताते हैं आपको कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बावजूद प्रदेश में ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बदायूं से आता हुआ ये मामला, जहां पर लव जिहाद का ये मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक एक युवक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ भगा कर ले गया। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई है। जब हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने लड़की को बरामद कर लिया और पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लव जिहाद का ही पकड़ा है। एक आशु नाम का लड़का जो है वो मुस्लिम लड़का है, जो आशु बनकर उसको लड़की के पीछा करता था, जैसे उसे परिजनों ने बताया। उसके बाद ये चूँकि ये चौका बर्तन करते हैं, ये लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और माँ बाप इसके पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लड़की वहाँ जा रही थी लाबला चौक की तरफ से। तो लड़की से मेरी जब बातचीत हुई तो उसने बताया उसको ज़बरदस्ती लड़का आशु नाम का और उसका कोई पिता है जो, वो दोनों लोग ले गए थे। पिता रास्ते में उतर गया था। उसके बाद लड़की के साथ दुराचार किया गया, दुष्कर्म किया गया। जो परिजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी उसके आधार पर सेक्शन 363 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो युवती है, जो अपहृता है, उन्हें बरामद कर लिया गया है। उनके सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान करवाए जा रहे हैं। जो अक्यूज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी तथ्य आते हैं इस विवेचना में, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
उधर आपको बता देते हैं अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर में इनामी बदमाश अरेस्ट हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश, इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। पैर में इसकी गोली लगी है, बदमाश घायल हुआ है। अहिरौली थाना क्षेत्र की घटना, जहां पर मुठभेड़ होती है। आजमगढ़ का रहने वाला है विशाल सिंह। अंबेडकर नगर के बाद फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। 31 जनवरी को भीमनगर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों को अगवा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के अंदर ही दोनों बच्चों को रिहा करा लिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस घटना का मुख्य आरोपी जो है कहीं भागने की फिराक में है। जब उसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग करी तो उसके पैर में जो गोली जा लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके पास से तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रास्ते में इन्होंने बदमाश को इंटरसेप्ट किया, उनको रोका और बदमाश ने तत्काल फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ फायरिंग इन्होंने भी की, जिससे बदमाश के निचले हिस्से में गोली लगी है। बदमाश को जब बातचीत की गई तो पता चला कि बदमाश वही है और मुख्य आरोपी है, अभय जादव नाम है इसका। तो बदमाश को पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को पकड़ा गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान की तस्वीरें हैं। फिरोजाबाद से आती हुई खबर, ये शख्स जिसको पकड़ा गया है, गोली इसके पैर में लगी है। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। दस कदम में आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां पर कैंटर ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचल डाला है। इस पूरे हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। किसान आंदोलन में ये जवान ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों जवान गाजियाबाद के रहने वाले थे। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। तस्वीरें आपके सामने, बेहद दुखद हादसा। तस्वीरें आपके सामने, बुलंदशहर से कैंटर ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचल डाला है और दोनों ही पुलिसकर्मियों की इस हादसे में मौत हो गई है। किसान आंदोलन में ये जवान ड्यूटी पर तैनात थे और दोनों जवान गाजियाबाद के रहने वाले थे। उधर आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बदायूं में भी बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक ट्रक और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई है, जिसमें मिनी ट्रक के ड्राइवर की मौत हुई है। मौके पर ही मिनी ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है। टक्कर बेहद भीषण, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, आगे से परखच्चे उड़ चुके हैं ट्रक और मिनी ट्रक के। बदायूं से खबर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस बीच आपको बताएं कि सहारनपुर से गैस रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए हैं। ये खबर आ रही है सहारनपुर से, जहां पर गैस रिसाव से कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। गैस रिसाव के चलते कई लोग बीमार हो गए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अवैध तरीके से बन रहा था यहाँ पर एक केमिकल और उसी वजह से गैस धुएं का रिसाव हुआ और अफरा तफरी मच जाती है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां गांव में इस समय मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, एक जीनियस की पहचान छोटी सी उम्र में हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र में दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में आप ऐसे ही जीनियस बच्चों से मुलाकात करने वाले हैं। बायजूस यंग जीनियस में इस हफ्ते हम आपको बताएं कि आप मिलने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार ड्रम बजाने वाले बच्चे से, जो कि चेन्नई के स्टीवन हैं, और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। और इनका उत्साह बढ़ाया है विशाल डडलानी ने। एक झलक देखिए इसी की। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई, 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award.
It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है. हाँ, Every ये- heartbeat is a rhythm. कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए. आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज. we'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a yeah, baby. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर. लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर. Yeah. Can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुव्रता सरकार से. मेरा नाम अनुव्रता सरकार है. मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ. आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर. मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं. क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट. एल्बो ग्रीटिंग. आइए बैठिए. वेलकम टू बायजूस यंग सीनियर्स. 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके आने हैं. वाला है. एक और आने वाला है. तो 10 on 10 हो गए. तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं. सर पुलिस अलर्ट. सो हाँ. यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा. हाँ. तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज. यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर. देयर आर पैनिक बटन्स, अलार्म ऑन एंड अलार्म ऑफ. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police.